संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। अब हम जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम इन गूढ़ सिद्धांतों को रिवाइज करेंगे और द्वितीय अध्याय की दूसरी मध्य अवधि परीक्षा भी देंगे। 10 रिवीजन की इस श्रृंखला में आप 30 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार में अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 31 जुलाई को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे और क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य गुरुवर के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारियां जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं ttv.arham.yoga पर या दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा में पूज्य श्री को सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ग्रंथराज में दूसरे अध्याय का वर्णन चल रहा है। जीवों के भावों का विवेचन होने के बाद जीवों के भेद बताए गए और भेदों में दो तरह से भेद जीवों के, संसारी जीवों के किए गए, एक समनस्क अमनस्क के रूप में और एक त्रस और स्थावर के रूप। इसी त्रस और स्थावर का वर्णन आगे अब और विस्तार के साथ किया जाना है। उसमें पहले स्थावर जीवों का वर्णन करने के लिए सूत्र आ रहा है। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। यह स्थावर जीव होते हैं जो कि एक इंद्री वाले होते हैं, जिनके पास में स्पर्शन इंद्री जन्य ज्ञान ही होता है। ऐसे ये स्थावर नाम कर्म के उदय से जो एक इंद्रिय होते हैं वो 5 प्रकार के जीव बताए गए। पृथिव्यप यानी पृथ्वी, और अप शब्द जो होता है वो जल के लिए प्रयुक्त होता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज माने क्या है अग्नि, और फिर उसके बाद में वायु और अंत में वनस्पति। ये 5 स्थावर जीव हैं। इन 5 स्थावर जीवों का नाम ही एक तरह से प्रकृति है। और इस प्रकृति में हम देखें, स्थावर जीवों के माध्यम से प्रकृति बन रही है, तो प्रकृति जीवमय ही हो जाती है। यानी सर्वत्र हर एक स्थान पर आपको यह एक इंद्रिय जीवों से युक्त कोई ना कोई परिणति दिखाई, सर्वत्र आपको इन्हीं एक इंद्रिय जीवों का विस्तार दिखाई देगा। इन्हीं स्थावर जीवों के माध्यम से सब कुछ अपना जीवन चल रहा है वो आपको दिखाई देगा। पृथ्वी के बिना कुछ भी संभव नहीं होता, सबका आधार है। जल पृथ्वी में ही मिलता है। अग्नि की उत्पत्ति जल से ही होती है और पृथ्वी से भी होती है। अगर हम इस क्रम को देखें तो ये क्रम भी बड़ा वैज्ञानिक है। पृथ्वी सबसे पहले आवश्यक है। पृथ्वी में ही जल मिलता है। पृथ्वी के ही आधार से जल रहता है। नदियों और सागरों का भी जल है तो पृथ्वी के ही आधार से। पृथ्वी के आधार के बिना जल का रहना, टिकना असंभव है। इसके बाद में अग्नि का क्रम आता है, जो इस बात के लिए है कि अग्नि की उत्पत्ति आज के समय के हिसाब से देखें तो भी ये वैज्ञानिक रूप से हमें दिखाई देता है कि अग्नि 2 ही तरीकों से बन रही है। एक तो जो पृथ्वी में पाए जाने वाले कोयला आदि खनिज पदार्थ हैं उनसे बनती है, या फिर सीधा पानी से बनती है। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी और अग्नि के बीच में जल की जरूरत इसलिए है, नहीं तो पृथ्वी जो है और अग्नि ये एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। अग्नि पृथ्वी को जला देती है
और पृथ्वी भी अग्नि को समाप्त कर देती है। तो जल के आधार से दोनों का अस्तित्व बना रहता है, जल बीच में आ जाता है। तो एक अच्छा आप पर्यावरण समझने के लिए इस सूत्र को लगा सकते हैं। अग्नि के बाद वायु का नंबर आता है, क्योंकि अग्नि का सखा वायु मानी जाती है। अग्नि का साथ वायु देती है, क्योंकि वायु के माध्यम से ही अग्नि कहीं पर भी स्प्रेड होती चली जाती है। ये बात अलग है कि अगर वायु का फोर्स ज़्यादा है तो अग्नि बुझ भी जाती है, लेकिन अग्नि के जलने में, उसको बढ़ने में हवा का वातावरण, हल्की हवा का वातावरण होना आवश्यक होता है, और फिर वही हवा उसको आगे बढ़ाती जाती है। तो वो अग्नि के बाद में वायु का क्रम आता है, और फिर वायु के बाद वनस्पति बनती है। तो वनस्पति तो ये समझ लो कि वनस्पति में तो सब कुछ मिला जुला है। वनस्पति जो भी बनेगी, पृथ्वी का आधार चाहिए, जल भी चाहिए, समझ आ रहा है, उसको अग्नि भी चाहिए, तेज, चाहे वो सूर्य का तेज हो चाहे कुछ हो, वो भी एक उसके लिए तेज है, उसके बिना काम नहीं बनेगा। और वायु भी चाहिए, उससे ही वो फलती फूलती है। अब हम ये जानें कि जैन शास्त्रों में इन सबको जीव कहा जा रहा है। थोड़ा सा इसका विस्तार हम और समझें कि क्या ये सब जीव ही होते हैं या जीव के बिना भी होते हैं। इनके 4 भेद और आगम में बताए गए हैं। हर एक 4 भेद होते हैं, उसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। पृथ्वी है तो एक तो पृथ्वी, सामान्य रूप से पृथ्वी, पृथ्वी के साथ में फिर पृथ्वी काय, तीसरा पृथ्वी कायिक, और चौथा पृथ्वी जीव। ऐसे 4 भेद जानना। इसी तरीके से जल के साथ लगाना, जल, जल काय, फिर जल कायिक और जल जीव। अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव। वायु, वायु काय, वायु कायिक, वायु जीव। वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक और वनस्पति जीव। हर एक को 4 तरीके से व्याख्यायित किया गया है। पृथ्वी का मतलब होता है सामान्य पृथ्वी, जो कि एक तरीके से अपने स्वभाव से ही जो बन जाती है, उसको यहाँ पृथ्वी के रूप में कहा गया है। मतलब वैश्विक परिणाम कहलाता है, जो अपने ही स्वभाव से बन जाए, जो कठोर रूप में अपना किसी भी तरीके का कोई भी आकार बना ले, वह सब जो पृथ्वी है वह सामान्य पृथ्वी में आती है। एक तरह से यह जो पृथ्वी है, जो सामान्य पृथ्वी, यह अचेतन है। ये कैसी है? ये अचेतन है, इसको चेतन नहीं कहा गया है ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो भी हमें पृथ्वी दिख रही है सब चेतन रूप ही है, सब में जीव ही है। अचेतन भी होती है, जिसे हम सामान्य पृथ्वी कहते हैं, जो स्वभाव से बनी हुई होती है, अपने काठिन्य गुण को धारण किए रहती है, और उसके कारण से उसका अपना जो फैलाव या विस्तार रहता है, इसीलिए उसको पृथ्वी के रूप में, ये रूढ़ शब्द के रूप में भी कहा जाता है। जब हम आगे देखते हैं पृथ्वी काय, ये तो हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी काय क्या है? पृथ्वी काय उसको कहेंगे जिसमें पहले जीव था फिर निकल गया। जीव था और उसमें से जीव निकल गया, तो जीव निकलने के बाद जो वह पृथ्वी बची है वो पृथ्वी काय है ना। जैसे कि मनुष्य का शरीर होता है, उसमें से जीव निकल गया तो शरीर बचा रह गया, तो हम उसको मृत शरीर कहते हैं। तो वह मृत शरीर की तरह जो मृत काय है वह ही उसकी पृथ्वी काय कहलाएगी। ठीक है, ये 2 तरह के जीव हो गए। तीसरा पृथ्वी कायिक, कौन सा? पृथ्वी कायिक। तो कायिक वो कहलाएगा जिसमें जीव है, जिसके अंदर जीव अभी उपस्थित है, जैसे कि जीवित मनुष्य है ना,
तो उसका शरीर है, अभी वह उसमें है, तो वह क्या कहलाएगा? कायिक। काय में और कायिक में अंतर समझ आ गया? काय तो केवल काय रह गई, शरीर रह गया उसका, जीव नहीं रहा जिसमें, वो कहलाया काय। और कायिक वह कहलाएगा जो जीव से सहित हो। ठीक है ना? ये हो गया। चौथा भेद होता है पृथ्वी जीव। जीव का मतलब अब यहां पर वो लेना कि जो किसी अन्य पर्याय को छोड़ के आ रहा हो, अभी उस पृथ्वी को अपनी उसने काया नहीं बनाया हो, बीच में जो विग्रह गति होती है ना, आकाश में, जब तक वो रह रहा है तब तक उसका नाम है पृथ्वी जीव। ऐसा जीव जो नियम से आगे किसी न किसी पृथ्वी को अपनी काया बनाने वाला है, नियम से उस पृथ्वी में उत्पन्न होकर के उस पृथ्वी कायिक जीव कहलाएगा, है ना। तो जो अभी रास्ते में है, विग्रह गति का मतलब एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण करने के बीच का जो एक रास्ता है, वह विग्रह गति कहलाती है। उस स्थिति में जो जीव है उसको कहेंगे पृथ्वी जीव। ये चीज आपको हर जगह घटित करनी है। तो पहली बात इसमें यह है कि इन चार चीजों में अचेतन दो रूप हैं और चेतन के दो रूप हैं, है ना। जो सामान्य पृथ्वी है और जो पृथ्वी काय है, ये दोनों क्या हैं? ये अचेतन है, इनमें जीव नहीं है। ठीक है ना। अब इनमें भी अगर देखा जाए तो ये जो सामान्य पृथ्वी है वो सामान्य ही है। एक तो वह जिसमें से जीव निकल गया इसलिए वो अचेतन हो गई, और एक वह है जो अपने स्वभाव से अचेतन है। ऐसा हमें थोड़ा डिफरेंस करना चाहिए। तो ऐसी भी पृथ्वी होती है जो स्वभाव से अचेतन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें जगत में जितनी भी पृथ्वी दिखाई दे रही है, जितना भी जल दिखाई दे रहा है, वो सब चेतन ही है या सब अचेतन ही है। जानना हमें चारों चीजें हैं, लेकिन निर्णय करने में किसी पर्टिकुलर कोई पृथ्वी या जल का हम निर्णय करना चाहें तो वो कठिन है। लेकिन ऐसा होता है, ये हमें सिद्धांत से जानना चाहिए। हम किसी भी पृथ्वी जल अग्नि को देख करके यह निर्णित नहीं कर सकते कि यह अचेतन है कि चेतन है ना। हमें उसकी रक्षा करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें उसको चेतन ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेतन की रक्षा करनी है। लेकिन अपनी धारणा में यह भी होना चाहिए कि ये सब चीजें चेतन के साथ साथ अचेतन भी होती हैं। हाँ, जल में भी ऐसी घटित करना है। एक सामान्य जल, सामान्य जल का मतलब होता है कि जो अपने स्वभाव से जल के रूप में ही परिणमन करता हुआ है, बस अगर उसमें जल कायिक जीव हैं वो निकल गए तो वो जल कायिक कहलाएगा, और जब तक उसमें जल कायिक जीव हैं तब तक वो जल कायिक कहलाएगा। और जल जीव तो जो उसमें उत्पन्न होने को आ रहा है वो हो रहा है, लेकिन सामान्य जल भी होता है ना। अब वो कितनी देर सामान्य रहता है, कौन सा होता है, ये कहना कठिन है, लेकिन होता तो है। ऐसी अग्नि में भी होता है, वायु में भी होता है, वनस्पति में भी होता है। अब कोई कोई जल आप उसे, या पृथ्वी है उसे, आप उसको एक शुद्ध पृथ्वी या शुद्ध जल का रूप अगर कहना चाहें तो ये कहना मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको समझाया जा सकता है कि जैसे बादलों से निकला जल, उससे हम जैसे ही वो निकला बस तब तक शुद्ध कह सकते हैं, वो शुद्ध जल है। अब यहां तक आते आते उसके साथ क्या मिल गया, कितने जीव उसमें जन्म ले गए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर आकर के ही उसमें जल कायिक जीव उत्पन्न हो, जल कायिक बने, रास्ते में भी बन सकता है। लेकिन उस क्षण, जिस क्षण वो केवल बादल से निकला, उस समय तो कम से कम हम उसे शुद्ध जल कह सकेंगे। ऐसे ही कोई भी अग्नि भी जिस समय जिस क्षण जलती है, क्षण भर के लिए हम उसे शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन जलने के बाद उसमें भी जीव उत्पत्ति हो जाती है, अग्नि का एक जीव उसमें उत्पन्न होने लगेंगे। जीवों की जब अधिक भरी रहेगी तो वो जो है सप्रतिष्ठित है, प्रत्येक, है ना। वो हमारे लिए खा जाए तो वो खाने योग्य होती है ना। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसी वनस्पति
जिसके, है ना, स्नायु होते, जैसे आपके नसें होती ना, ये वनस्पतियों में उसकी वनस्पति को खोल के देखेंगे तो उसकी जो फांकें होती हैं उनके बीच में एक संधि होती है। समझ आ रहा? ये सिराएं हैं, संधियां हैं, ये क्या हो? अगर ये अदृश्य हो, समझ आ रहा, दिखाई ना दे रही हो, तो होता है ये जो गन्ना, इसमें क्या दिखाई देता है? पोरें। तो एक तो इसमें पोर दिखाई ना दे, ऐसा गन्ना। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो वो जो है साधारण है जीवों से, अगर उसमें पोर दिखाई नहीं दे रही है। समझ आ रहा है? कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिन्हें अगर हम तोड़ें तो जिनके समभंग हो जाएं, बिल्कुल बीच में से टूट जाए, तो वो साधारण के साथ में प्रतिष्ठित है, सब प्रतिष्ठित है ना। किसी किसी में जो है दिखाई दे, है ना, उसका कोई रेशा भी ना लगा दिखाई दे। और अगर हम उस वनस्पति को छिन्न कर दें, छेद दें, तोड़ दें, और वो फिर उसको हम उगाएं तो फिर से उग जाए, तो ये सब वनस्पतियां का जो लक्षण बताया जा रहा है, ये सब कहलाती हैं, मतलब कि सब प्रतिष्ठित वनस्पति का ये लक्षण समझ लो आप। इनमें अनंत साधारण वनस्पति काय वाले जीव हैं। समझ में आ रहा है? और इससे विपरीत लक्षण आ जाए तो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति वाला जीव कहलाएगा, साधारण जीवों से रहित हो गया। जैसे वही ईख है, गन्ना है, जब से अलग से उभरी हुई दिखाई देती हैं। खरबूजा, अंदर अगर कोई फांके हैं, उन फांकों के बीच में कुछ भी अदृश्यता नहीं होगी, वो फांकें हमें बिल्कुल दृश्य दिखाई दे रही होंगी प्रकट रूप से कि ये फांकें अलग अलग हैं। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गए? ये जो हमारे भोजन में आते हैं, ये जो खाने में आते हैं, ये वस्तुतः इसलिए सही माने जाते हैं क्योंकि ये काफी कुछ पक चुके होते हैं, पक गए। ये एक तरीके से साधारण जीवों से तो रहित हो गए, लेकिन इनमें भी अभी प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हो सकते हैं, होते हैं। और उन प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों की संख्या तो असंख्यात होती है। निगोद जीवों की, जो साधारण वनस्पति कायकों की जो संख्या है, वो अनंत होती है। समझ आ रहा है? तो जब हम इन पके हुए जीवों को देखते, ये जो वनस्पतियों को देखते हैं, जीवों की संख्या जो अनंत वाली है वो कम हो चुकी होती है। हम अक्सर जो भोजन लेते हैं उनमें इसी तरीके की वनस्पति का उपयोग करते हैं। समझ आ रहा है? खास तौर से जो भी भक्ष्य चीजें मानी जाती हैं या अच्छी वनस्पतियां मानी जाती हैं, वो लेते हैं। जो अच्छी वनस्पतियां होती हैं वो जितना पृथ्वी से ऊपर, जितना ऊपर उठ करके आकाश में जिसका बिल्कुल, है ना, हवा में जिसका फल डोले, वो उतना ही अच्छा और उतना ही जो है वो जीव से रहित और उतना ही ज्यादा फायदेमंद फल होगा। समझ आ रहा है? जितना जमीन के पास होएगा, जमीन के अंदर होएगा, वो उतना ही ज्यादा जीवों से सहित होएगा। और जितना जमीन से ऊपर फलेगा, फूलेगा, हवा में डोलेगा, लटकेगा, वो खाएंगे, वो जीव से रहित होएगा। अनंत जीव जब हम काई जो लग जाती है वो वनस्पति है, और अनंत जीव के साथ में ये जो पालक, मेथी, भतुआ वगैरह जो होते हैं, समझ आ रहा है, पत्ते वाली जो वनस्पतियां हैं, ये एक तरीके से इसलिए अनंत जीव कहलाती हैं क्योंकि इनमें कुछ भी पकाव नहीं होता और साधारण रूप से, लेकिन इनमें भी प्रत्येक होते हैं हमारे ग्रहण करने में। नारियल है, आम है, ये सब फल जो लटक रहे हैं, है ना, सेब हैं, लौकी है, ये सब चीज़ें जो अच्छी पक गई, बन गई, इनमें अब क्या समझना, अब ये जो है आपके लिए ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो गई, माने साधारण जीवों से तो ये रहित है कम से कम। अब हम उसको प्रासुक करेंगे तो उसके लिए जो उसके अंदर और भी प्रत्येक वनस्पति वाले जीव होंगे उनको प्रासुक करने के लिए। समझ आ रहा है? ये जीवों का जो वनस्पति के साथ में विज्ञान है, इसी के माध्यम से आपको वनस्पति का सही ज्ञान हो सकता है। जो भी वनस्पति
हमें दिखाई देती है, हमारे भोजन में आती है, वो सारी की सारी चीज़ें वनस्पति ही होती हैं। आप लोग क्या समझते हो? अब देखो, व्यवहार में जो कुछ भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से देखो तो एक सिद्धांत अपनी जगह पर एक अलग व्यापक दृष्टिकोण से हमें देखने को सब कुछ चीज़ें देता है ना। जैसे मान लो आपने कहा हमारा हरि का त्याग है ना, तो आपने हरि के त्याग का मतलब क्या हो गया? वनस्पति का त्याग है। अब हमें आप ये बताओ कि बिना वनस्पति के कौन सी चीज खा रहे हो आप? वनस्पति को हो रही है क्या? सूख गई ना सूख गई तो बात की बात है ना, है तो सब वनस्पति ही। अगर गेहूं भी हो रहा है तो वो भी उसमें बालों में ही वो गेहूं होता है, उसकी भी बालें लगती हैं, उसकी भी फसल होती है, वो भी तो आखिर वनस्पति से ही पैदा हुआ है ना। देखो, हम आपकी मना नहीं कर रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूं व्यवहार में जो हम कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम सिद्धांततः भी देखें कि कोई भी जीव अगर हरी छोड़ दी तो ये समझ लेता मैं वनस्पति छोड़ दी। अगर हम दाल भी खा रहे हैं तो दाल कहां हो रही है? दाल क्या वनस्पति नहीं है? वो भी सूख गई है। सूखी चीज तो हम सुखा के खा सकते हैं, समझ आ रहा है? तो सूखने से वो वनस्पति नहीं, ऐसा चीज वनस्पति कायक थी कि नहीं? वनस्पति का सूख के रह गई ये तो बात अलग है, लेकिन थी तो वनस्पति। तो हम जिस तरह से केवल हरि के त्याग में सब्जियों का त्याग कर लेते हैं, फलों का त्याग कर लेते हैं, समझ आ रहा है, लेकिन दालों को ये गेहूं है, चावल है, ये क्या वनस्पति नहीं है? आप कहोगे महाराज आप हम कुछ ना कुछ नई नई बातें बताते रहते हो समझ आ रहा है? बात नई नहीं है, नए ढंग से सोचने की है ना। ये हम भी जानती है, सिद्धांततः ये भी तो जानो। गन्ना है, समझ आ रहा है? अगर आप हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी वनस्पति है, सौंठ का अदरक का प्रयोग कर रहे हैं वो भी वनस्पति है। नहीं समझ आ रहा है? जो भी आप मसालों का प्रयोग कर रहे हैं, बिना वनस्पति के कभी सूखे मसाले कहां बनेंगे? सब वनस्पति है, समझ आ रहा है? और जो आप ये फल, इसी को बस आप वनस्पति समझ रहे हो, ये आपके लिए एक व्यवहार की दृष्टि से सही है। तो ये भी तो जानो कि सब कुछ वनस्पति ही तो होता है। नहीं समझ आ रहा है? कोई भी वनस्पतियां की ये वो आती हैं, ये वो नहीं होती, बीन्स है ना, बीन्स में भी कई तरीके की चीजें होती हैं, वो गवार फल्ली समझ आ रहा है? अच्छे ढंग से सुखा लो, खा लो, कुछ सही। आखिर अगर आपको सुखा के ही खाना है और ये सोचना है कि वनस्पति नहीं है, तो आपने जो ये व्यवहार बना रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये फल फ्रूट वनस्पति है और ये अन्न है, ये वनस्पति नहीं है। साग फल फ्रूट हैं, ये तो वनस्पति मान लिया आपने, और ये जो है इसको आपने अन्न की श्रेणी में रख दिया, तो वनस्पति से रहित कर दिया। अरे वनस्पति तो एक व्यापक चीज है, उसके भेद कर दिए। ये बिना होती क्या? फूल होते हैं, उसकी भी फसल लगती है, हर चीज जिसकी फसल लग रही है, जमीन में उग रही है, वो वनस्पति तो है। बताओ तो महाराज क्या महाराज? तो ये वनस्पति के तरह तरह के भेद हैं, लेकिन हम एक भेद में अटक गए, केवल फल फ्रूट और जो सब्जियां ये वनस्पति हैं, बाकी सब वनस्पति नहीं है। अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये सब भी वनस्पति कायिक जीवों में ही आते हैं, और वनस्पति के बिना तो कोई भी भोजन होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो हमारा जो जीवन चलता है इन्हीं 5 प्रकार के स्थावर जीवों के द्वारा चलता है। इन्हीं का हमें सेवन भी करना है और इन्हीं की हमें रक्षा भी करनी है। उपयोगी है उतना अपने लिए उपयोग में ले आओ, बाकी का जो अनुपयोग है, बेवजह जमीन खोदना, बेवजह पानी बहाना, बेवजह अग्नि को जलते रखना, बेवजह पंखे कूलर चलते रहना, ये सब क्या है? जहाँ एक आदमी भी नहीं बैठा
10 पंखे खोल डाले, समझ आ रहा? खट 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 खट, बस ऐसी आकुलता पड़ती है कि आजकल आदमी बस ये चाहने लगा होगा, अब तो कई घरों में होने भी लगा होगा, बस एक स्विच दबाएं 10 पंखे चलने चाहिए एक साथ, 10 भी स्विच ना दबाने पड़े। समझ आ रहा है? वो एसी वेसी चल रही, वो अलग ही चल रही है, ये और एक्स्ट्रा सब कुछ एक साथ, बिल्कुल जैसे ही घर में पहुंचे तो ठंडक ही ठंडक, ऐसा कूल कूल लगे। समझ आ रहा है? पहले इतना कम से कम में काम चले, आप उसका उतना उपयोग करें तो यह आपके लिए धर्म होगा। और जो आप अनावश्यक, इसके बाद त्रस्यम होएगा जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। आज स्थावर जीवों का ही विज्ञान हुआ, इतना ही पर्याप्त। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अनंत साधारण निगोद जीवों से प्रतिष्ठित होती है, इसीलिए हमारे खाने योग्य नहीं होती। यह जब अप्रतिष्ठित अवस्था में आ जाए तो खाने योग्य होती है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति पहचानने के लिए हम इनकी शिराएं, फाके देख सकते हैं। अगर शिराएं या फाके अदृश्य हैं, अलग अलग नहीं दिख रही हैं, तो ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, जैसे गन्ना, खरबूजा आदि, जिसमें पोरे या फाके नहीं दिख रही हैं। ऐसे ही वो वनस्पतियां जिन्हें तोड़े तो समभंग हो जाए, बिल्कुल बीच में से टूट जाए, वो सप्रतिष्ठित है। या जिसमें कोई रेशा भी न लगा, न करके छेद कर, तोड़कर जल कायिक जीव उत्पन्न हो, जल कायिक बने, रास्ते में भी बन सकता है, लेकिन उस समय तो कम से कम हम उसे शुद्ध जल कह सकेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे ही कोई भी अग्नि भी जिस समय जिस क्षण जलती है, क्षण भर के लिए हम उसे शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन जलने के बाद उसमें भी जीव उत्पत्ति हो जाती है, अग्नि का एक जीव उसमें उत्पन्न होने लगेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन पांचों ही स्थावरों की एक और विशेषता जो बहुत कम लोग जानते हैं। समझ आ रहा है? क्या जाननी चाहिए कि इनके जीव उसको अपनी काया बनाते हैं जो पेड़ के रूप में उपस्थित है। पृथ्वी है, पृथ्वी को काया के रूप, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने अपना शरीर बनाया, हम धीरे धीरे अपना शरीर बना, यहां थोड़ी सी व्यवस्था अलग समझनी चाहिए। इस तरह से वो कार्य करके उसी में फलित हो जाता है। वो समझ में आ रहा? कुछ अंतर समझ में आ रहा? ये अंतर जरूर ध्यान रखना चाहिए। तभी कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कुछ भी हमें यहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इत्यादि है, ये सब सारा का सारा जीवों का छोड़ा हुआ कलेवर है। समझ आ रहा है? से ये भी जीव सबको छोड़ा हुआ कलेवर है। कलेवर माने शरीर है, जीवों का छोड़ा हुआ शरीर है। ये एक क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना शरीर बना ले, जो पृथ्वी पड़ी काया, पृथ्वी काया। जल जो सामान्य था, उस जल को ही जिसने अपनी काया बना ली, वो हो गया जल कायक। जिसने अपनी काया बना लिया, वो हो गया अग्नि कायक। वनस्पति जो उग रही थी, उसी में अपनी काया बना ली, उसका नाम हो गया वनस्पति। एकांत रूप से ये नहीं है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का त्यक्त शरीर है, छोड़ा हुआ शरीर है, ऐसा नहीं है। इसमें मतलब फॉर्मेशन है वो ज्यादा है। नहीं समझे? मतलब कि जैसे पृथ्वी को बनाने वाले परमाणु, जल को बनाने वाले परमाणु, ये पौद्गलिक फॉर्मेशन ज्यादा है, जिससे हम बोलते हैं मैटर का ये काम ज्यादा है। समझ आ रहा है? के उत्पन्न हो रहा है। त्रसों की जैसी व्यवस्था है, वो व्यवस्था सर्वथा स्थावरों की नहीं है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कई बार कई बच्चे या कुछ पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत जो एक इंद्रिय आदि का ज्ञान रखते हैं, तो सीधा सा इसी बात को कहने लग जाते हैं, ये भी तो जीवों का शरीर है, ये जल है, निकाल दिए, जीव निकल गए, तो ये जीवों का शरीर है, अब आप इसको पी रहे हो, खा रहे हो। समझ आ रहा है? ये एकांत नहीं है ऐसा, जैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हो कोई जरूरी नहीं है ना? क्योंकि हमारे पास में सामान्य पृथ्वी, सामान्य जल भी बताया गया है,
और उसको जो काया बना रहा है वो जीव जो है उसको काया बनाने के बाद में वो कायिक बन रहा है ना। जैसे कि अपना शरीर है, अब इस शरीर में आकर के दूसरे जीवों की उत्पत्ति हो रही है, मान लो दूसरे जीव इसमें उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो ये इसमें उत्पन्न होकर के उन जीवों ने अपना इसमें रहने का स्थान बना लिया या उसी को अपनी काया बना ली, तो उनका वो शरीर नहीं कहलाएगा, वो तो अपना शरीर तो अलग ही था, पृथक था। एक समझने के लिए समझ आ रहा, पृथ्वी कहीं पर है, उसी को जीव जाकर के पृथ्वी कायिक हो गया, है ना। कि हम ये समझ सकते हैं कि सब कुछ यहाँ जो पृथ्वी जल आदि है वह सब कुछ जीवों का कलेवर एकांत रूप से नहीं है, इसलिए ये सब पौद्गलिक भी कहलाता है ना। प्रकृति में ये सब चीजें पुद्गल रूप भी हैं और जीव रूप भी हैं। जीव इनमें उत्पन्न हो सकता है, रह सकते हैं, लेकिन सर्वत्र जीव होते हुए भी हम ये एकांत रूप से नहीं कह सकते कि जहां जहां जो जो भी पृथ्वी है सब में जीव ही हैं। समझ में आ रहा है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पृथ्वी में जीव नहीं है, संभावनाएं सब हैं। कि खदान से जो पत्थर निकल गया अब उसमें से जीव निकल गया, प्रासुक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। खदान में से पत्थर निकल गया, वो पत्थर टूट गया, वो उस एक पत्थर था, उसकी बहुत बड़ी काया थी, उसके हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए तो अब उसमें जीव निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो जीव होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। समझ आ रहा है। मतलब कहना चाहिए डॉट का एक पॉइंट भी रखोगे कॉपी के ऊपर तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे भी छोटी काया वाले जीव होते हैं। घनांगुल का असंख्यात्मा भाग इनकी काया कहलाती है। इसमें तो कहीं भी जीव हो सकता है। समझ आ रहा है। हम कुछ नहीं कह सकते। आपने अपने मंदिर के भगवान भी बनाए हैं तो उस पत्थर में भी, उस पाषाण में भी पृथ्वी उत्पत्ति हो कोई बाधा नहीं है, और बड़े सूक्ष्म रूप से परिणमन करके रहते हैं। इसलिए कहाँ पर कौन से जीव हैं इसकी व्यवस्था जैसी आगम में बताई गई है, हमें उसी के अंदर। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वायु की तो क्या, जितनी आवश्यक है वायु तो लेनी ही है। अब ये सब चीजें कैसी हैं जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। ना पृथ्वी के हम रह नहीं सकते, घर मकान बनाना है, बिना जल के ये शरीर नहीं चलता, बिना अग्नि के कोई भोजन नहीं पकता, बिना वायु, है ना, और बिना वनस्पति के कुछ चीजें होती ही नहीं है। अब वनस्पति तो वनस्पति है, दो प्रकार की वनस्पति सबसे पहले आती है, ठीक है, दो भेद, ये चार भेद तो रहेंगे ही। अब जो काम में आने वाली चीज है उसको और ढंग से समझने के लिए दो साधारण का मतलब होता है निगोद जीवों का शरीर है, अनंत वनस्पति के रूप में कहा जाता है। यानी साधारण वनस्पति कायिक जीव कहो या निगोद जीव कहो, एक ही बात है ना। साधारण वनस्पति कायिक का शरीर कहो या निगोदों का शरीर, समझ आ रहा है। तो ये तो चलो निगोद हो गया। साधारण वनस्पति का मतलब क्या समझ में आया आपको? निगोद, है ना, जो जिसमें एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर मांस आदि की उत्पत्ति होती रहती है और वो मांस में निगोद जीव ही रहते हैं। अनंत अनंत निगोद जीव हर समय जीते मरते हैं, अंतर्मुहूर्त की उनकी आयु होती है और इस तरह से ये प्रति समय परिणमन चलता रहता है, ठीक है ना। वही निगोद जीव वनस्पति में भी होते हैं। तो ये साधारण वनस्पति कायिक जीव जो हुए वो क्या हुए? अनंत जीव हुए, है ना। अनंत जीव वाले, अनंत शरीर को धारण किए हुए अनंत निगोद जीवों का जो ये पिंड है, ये सब निगोद जीवों को ही हम साधारण वनस्पति कह रहे हैं, है ना। और ये भी है कि एक एक निगोद जीव के आश्रित अनंत निगोद जीव होते हैं। एक निगोद जीव जिस शरीर में रह रहा है उसके ही उस शरीर निगोद जीव होते हैं। ये तो हो गया साधारण। अब आप कहोगे इसका वनस्पति की अपनी आयु है, उसी के अनुसार उसमें जीवत्व बना रहता है, वो कहलाएगा प्रत्येक वनस्पति। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक वनस्पति किसके?
प्रत्येक के। एक कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक, एक कहलाती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक। क्या बोलते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, है ना। शब्द में थोड़ी सी आपको कठिनाई सी महसूस हो सकती है, लेकिन बड़ी सिंपल सी है ना। मतलब क्या हुआ? ऐसी वनस्पति प्रत्येक अनंत निगोद जीवों से सहित हो, जिसमें प्रतिष्ठा किसकी हो गई? तो निगोद जीवों की प्रतिष्ठा हो गई। अनंत निगोद जीव जिसमें हो वो क्या हो गया? सप्रतिष्ठित प्रत्येक। और जिसमें से अनंत निगोद जीव निकल गए हों या न हो, उसको बोलेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ठीक है। ये दो प्रकार के भेद हमें ध्यान, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति क्यों ध्यान में रखने योग्य है? क्योंकि हम जितनी वनस्पति का उपयोग करते हैं, जो भी वनस्पति हमारे काम में आती है, वो ये दो रूपों में ही हमारे काम में आती है। और हर कोई जो काम में आती है वह प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ही होती है। समझ में आ रहा है? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।